नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं दुनिया की 3 बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर हमने आपके लिए चुनी है, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध हर गुजरते दिन के साथ तेज़ होता जा रहा है। वहाँ का लेटेस्ट अपडेट आपके लिए होगा। दूसरी बड़ी खबर ये है कि यूक्रेन ने रूस के मॉस्को पर एक बड़ा हमला किया है। 400 ड्रोन दागे हैं और इसमें भी बड़ी खबर ये है कि इस पूरे रीजन में 4 भारतीयों की जान गई है। इससे जुड़ी पूरी डिटेल आपके सामने होगी बस कुछ ही देर में। और तीसरी बड़ी खबर गाज़ा से है, जहां पर इजरायली हमलों में लोगों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है और दुनिया भर की देशों के चिंताओं के बावजूद इजराइल के ऑपरेशंस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन हम शुरुआत करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर के साथ, जहां अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध हर गुजरते दिन के साथ और तेज़ हो रहा और भड़कता जा रहा है और खाड़ी देशों में लगातार ईरान हमले कर रहा है, तो हर रोज़ अमेरिका भी ईरान के अलग अलग इलाकों पर हमलावर है। वो पूरा हिस्सा जो कोस्टल एरिया है ईरान का, दक्षिण ईरान का जो पूरा हिस्सा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगता है, वो अमेरिका के निशाने पर है। ख़ासतौर से बंदर अब्बास जो पूरा शहर है और उसका जो पोर्ट है वो निशाने पर है। बंदर अब्बास आप जान लीजिए कि वो हिस्सा है ईरान का जो मेन लैंड तक ईरान के ट्रेड का करीब 85% कारोबार इसी बंदर अब्बास से होता है। चाबहार, बंदर अब्बास, केशम आइलैंड जो है वहाँ से एक तरीके से निगरानी का काम ईरान करता है। तो 10वीं रात भी अमेरिका की तरफ से ज़बरदस्त हवाई हमले किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरानी सैन्य कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और उसकी नौसैनिक क्षमता, एयर डिफेंस सिस्टम, इन सब को निशाना बनाया गया। और अब ये नहीं कहा जा रहा है कि तबाह कर दिया और नस्तो नाबूद कर दिया, डिग्रेड किया है, क्योंकि ये हमले पिछले कई दिनों से जारी हैं और उससे पहले एमओयू से जब एमओयू साइन हुआ था उससे पहले भी तकरीबन महीने भर वॉर हुई थी। उसके बावजूद ईरान के तमाम जो सिस्टम है उसको डिग्रेड करने की बात बार बार हो रही है और ट्रंप हालांकि बार बार कहते हैं कि उन्होंने नेवी ख़त्म कर दी है, आर्मी ख़त्म कर दी है और बहुत जल्द ईरान पर कब्जा कर लेंगे। बहरहाल ईरान के करीब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जिसको एक टूल के तौर पर इस वक्त ईरान इस्तेमाल कर रहा है, उसे लेकर के ट्रंप जो बार बार दावा कर रहे थे कि ये अब उनके कब्ज़े में है और ईरान का कंट्रोल यहाँ से ख़त्म हो चुका है और अब अमेरिका इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, तो इसकी सच्चाई भी रह करके सामने आती है। कई ऑयल टैंकर जिन्होंने अमेरिका पर भरोसा करके इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जो ओमान का टेरिटोरियल वाटर है, इस वाटर से निकलने की कोशिश की, उन टैंकर्स को ईरान ने टारगेट किया, निशाना बनाया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो एमओयू 7 तारीख को जिसका वायलेशन हुआ, जिसका इल्ज़ाम ईरान पर लगाया जाता है, वो ईरान उसको लेकर के साफ कहता है कि एमओयू का जो 5th पॉइंट है उसमें साफ था कि इस रास्ते का सारे ऑपरेशन की जिम्मेदारी ईरान की है और ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके ही जहाज़ यहाँ से गुजरेंगे। लेकिन अमेरिका ने एक कोशिश की कि यहाँ से कुछ जहाज़ों को ओमान के वाटर से निकालने की कोशिश की, कतर के और कुछ देशों के, और ये देखने के बाद ईरान ने इन जहाज़ों पर 7 तारीख को हमला किया था, जिसके बाद से लगातार दोनों देश एक दूसरे पर हमलावर हैं। मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं इस बीच? बहुत बड़ा बयान और बहुत ज़रूरी बयान है। हालांकि इससे पहले ट्रंप ने यह ज़रूर कहा कि जो अब हमले किए जा रहे हैं वो अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लिया जा रहा है और यही बात ईरान की तरफ से कही गई कि वो अपने शहीदों का बदला लेंगे, तो वो भी अपने शहीदों का बदला ले रहे हैं। मार्को रूबियो ने इस बीच एक बड़ी बात ये कही है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तमाम तरह की नाकेबंदी करने के बावजूद, तमाम जंगी बेड़े यहाँ पर खड़े करने के बावजूद, मार्को रूबियो कह रहे हैं कि दुनिया के देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री करवाने के लिए आगे आना चाहिए। मतलब ये कि शायद जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका के बूते की बात नहीं है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर को फ्री करवा सके और उसको अपने तरीके से ऑपरेट कर सके ईरान की मर्जी के बगैर। बहरहाल अब आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट नक्शा दिखाता हूँ। देखिए, अमेरिका की जो मौजूदगी है वो ओमान में है, कतर में है, बहरीन में है, कुवैत में है, सीरिया में है, जॉर्डन में है और यहाँ इराक में भी है। इन सारे देशों में जो उसके बेसेस हैं, वहाँ से लगातार जब ईरान पर हमले हो रहे थे तो उसके बाद ईरान ने इन तमाम देशों में अमेरिकन बेसेस को टारगेट करना शुरू किया। जो सबसे ताज़ा हमले में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो जॉर्डन में हुआ। जॉर्डन में जो बेस है अमेरिका का, वहाँ पर कुछ सैनिकों की जानें गईं और जॉर्डन के बेस पर अब देखिए यहाँ पर है
मुवफ़्फ़क़ सॉल्टी एयरबेस, इसे अज़राक एयरबेस भी कहते हैं। यहाँ पर अमेरिकी सैनिकों की जानें गई जब ईरान ने इस पर हमला किया, और कुछ ज़ख्मी हुए, कई लापता हुए, जिसके बाद ट्रंप ने इससे लेकर के ये कहा था कि ये बहुत दुखद घटना है। ये घटना चूँकि सामने आ गई क्योंकि अमेरिका ने उन तमाम एजेंसीज़ पर, उन तमाम कंपनीज़ पर पाबंदी एक तरीके की लगा रखी है कि आप भाई सैटेलाइट इमेजेस को जारी नहीं करेंगे, लेकिन चीन की तरफ से इस तरह की इमेजेस को जारी कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर जो हमला किया उसमें कई अमेरिकी सैनिकों की जानें गई, जिसके बाद अब जो है ईरान ने जो अपनी स्ट्रेटेजी बदली है उससे जो है सिचुएशन जो है एक तरीके से अमेरिका के लिए मुश्किल हो रही है, जिसे लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध में किसी भी निर्णायक जीत तक पहुंचेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान, ये सब तो ईरान के बहुत ही करीब है, लेकिन जॉर्डन यहाँ से जब हमले कतर में और बहरीन में किए, बहरीन में क्या है, देखिए बहरीन में 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर, नेवी का बहुत बड़ा कमांड सेंटर है, जिसे एक तरीके से ईरान ने तबाह किया है, और यहाँ पर जितना रडार सिस्टम है वो सारी चीज़ें तबाह कर दी गई। कोशिश क्या है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान अभी इस कोशिश में लगा हुआ है कि अमेरिका के जो आँख कान हैं उन्हें पूरी तरह से उस हिस्से को ख़त्म कर दिया जाए। तो सारा रडार सिस्टम यहाँ का जो है वो ख़त्म किया गया। कुवैत में भारी तबाही की, तो अब यहाँ पर जितने बेसिस पर जो उनके फाइटर जेट्स खड़े थे वो अमेरिका ने शिफ्ट किए जॉर्डन की तरफ। सीरिया में भी ईरान की तरफ से हमले किए गए, यहाँ इराक में भी हमले किए गए। अब खबर ये आ रही है कि यहाँ जो इजराइल का जो एक हिस्सा है वहाँ पर अब अपने प्लेन्स को शिफ्ट कर रहा है अमेरिका, उनको किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए। आपको पहले मैं बता चुका हूं कि जॉर्डन में जो अल अज़राक बेस है वहां पर MQ-9 हैंगर जो था और F-35 के जो हैंगर में खड़े विमान थे उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा। कई फ्यूल जो टैंकर हैं विमान, उनको नुकसान पहुंचा। उसके बाद जॉर्डन से भी और इन तमाम देशों में जो जितने फ्यूल टैंकर थे उनको शिफ्ट करके अब इजराइल के बिल्कुल यहाँ पर जो हिस्सा है उसका नाम मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर अब इसे शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, बेस का नाम है ओवदा एयरबेस और ये नेगवे इलाके में आता है इजराइल के। अच्छा, एक मुश्किल ये इस वक्त आ रही है इजराइल के अंदर, अमेरिका और इजराइल में एक तरह का थोड़ी सी टकराव की स्थिति बन रही है, क्योंकि इस वक्त इजराइल में सैलानियों के आने का वक्त है, टूरिस्ट के पहुंचने का मौसम है, और ऐसे वक्त में बेन गुरियन जो एयरपोर्ट है वहाँ से भी कुछ खबरें हैं कि वहाँ पर भी कुछ प्लेन जो है वो खड़े किए अमेरिका ने, और उनका ये कहना है इजरायलियों का कि भाई इस ऐसे वक्त में अगर यहाँ पर फाइटर प्लेन या फिर फ्यूल टैंकर खड़े होंगे तो उनकी जो टूरिज़्म वाला बिजनेस है उस पर इसका असर पड़ सकता है। तो एक जो नेगेव क्षेत्र में है यहाँ भी कुछ विमानों को शिफ्ट किया गया है। मतलब इन सारे इलाकों में बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए जॉर्डन और उसके बाद अब इजराइल तक यहाँ से चीज़ें खिसकती भी वहाँ पहुँच गई हैं। अब जितनी दूरी से विमान उड़ करके ईरान पर हमला करने के लिए आएंगे, आप समझिए कि उस सौटी का जो टाइम है, यानी यहाँ से किसी विमान को उड़ करके यहाँ हमला करने के आना और फिर लौट करके वापस जाना, उसके लिए जो फ्यूल का जो मामला है, यानी अगर किसी एक विमान को फुल टैंक करने के बाद उड़ने के लिए अगर मान लीजिए 4 घंटे का वक्त है, 10 घंटे का वक्त है, तो जितनी दूरी बढ़ेगी उसके लिए फ़ौरन यहाँ से हमला करके वापस लौटना ज़रूरी हो जाएगा, यानी रिपीट वो अटैक उसके लिए करना मुश्किल होगा। और यही ईरान की कोशिश है कि उसने जितना भी ये खाड़ी देशों के जो बेसिस थे वहाँ पर हमले करके कुछ इस तरह की स्थिति पैदा कर दी है कि अब अमेरिका को पीछे हटना पड़ रहा है। और एक यहाँ पर जब नीचे की तरफ हिंद महासागर में जो एक ब्रिटेन और अमेरिका का एक बेस है, वहाँ से भी अब ईरान पर हमले के लिए उस बेस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जो नेवातिम बेस है क्या उसका भी आने वाले वक्त में इस्तेमाल हो सकता है। आपको याद होगा पिछली बार जब वॉर हुई थी तब ईरान ने नेवातिम तक वहाँ जो है मार की थी। बहरहाल, तो अभी की जो सिचुएशन है वो आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ पर लगातार जो ब्लॉकेड है वो अमेरिका ने बना रखा, और वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ से ऑयल टैंकर्स को निकाल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि ईरान लगातार यहाँ से गुजरने वाले टैंकर्स को टारगेट करता है, जिसके बाद स्थिति ऐसी बन रही है कि मार्को रूबियो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमेरिका के, उनको कहना पड़ रहा है कि दुनिया के देशों को इस मामले में आगे आना चाहिए। अब स्थिति कहाँ तक जाएगी, और इस बीच अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया है कि हमले और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकती। आप हमले भी करते रहें और डिप्लोमेसी की बातें भी कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ मुमकिन नहीं है। और
इसी वजह से हर गुजरते दिन के साथ लगातार हमले बढ़ रहे हैं। यहाँ का जो हिस्सा है जहाँ पर चाबहार है, इसका मेनलैंड से जो रास्ता है, तकरीबन 6 ब्रिजेस हैं जिसको अमेरिका ने निशाना बनाया। 6 रूट्स हैं जो अलग अलग मेनलैंड से होते हुए बंदर अब्बास तक पहुँचते हैं। और बंदर अब्बास ईरान के 85% ट्रेड का एक पॉइंट है और अमेरिका की कोशिश है कि इस हिस्से को बिल्कुल से ईरान से कट ऑफ कर दिया जाए। चाबहार में जो मैरीटाइम टावर था उसको भी 3 हमले करके 3 अलग अलग दिनों में अमेरिका ने हमले करके चाबहार का मैरीटाइम टावर जो हिंदुस्तान की मदद से बनाया गया था उसको भी तबाह कर दिया। कुल मिलाकर ये पूरा कोस्टल एरिया जो है वो अमेरिका के निशाने पर है और इसके जवाब में ईरान लगातार उन सारे देशों को निशाने पर ले रहा है जहां पर अमेरिका के एसेट्स मौजूद है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसके बंद होने से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, दुनिया भर में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, दुनिया भर के बाजार दबाव में हैं। उसके बावजूद अब तक कोई इसका हल नहीं निकला है। लेकिन एक और मुश्किल यहाँ पर है, ये है बाबल मंदब और यहाँ बैठे हैं हूतीज़। अब जो लगातार हूतीज़ की तरफ से, यमन की तरफ से जो एक सऊदी एग्रेशन के बाद बार बार ये बात कही जाती है कि ये रास्ता अगर बंद हो गया, यानी अमेरिका के सपोर्टर यहाँ बैठे हैं, अगर ईरान के सपोर्टर, ईरान के अलाइज जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, यहाँ के बाद अगर ये रास्ता भी बंद होता है तो आप समझिए कि जो इंटरनेशनल ट्रेड का एक और अहम रास्ता जिसे बाबल मंदब के नाम से जाना जाता है, अगर वो भी बंद हुआ तो फिर दुनिया के लिए क्या स्थिति होगी। लेकिन इन तमाम बातों के बीच युद्ध, जंग लगातार जारी है जो अभी फुल स्केल जिसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से जंग हो रही है इसको फुल स्केल में बदलने में भी बहुत देर नहीं लगेगी। लेकिन अमेरिका कितना इसको अफोर्ड करेगा? इससे पहले आपने देखा है कि अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने ये कहा था कि वो 20% यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूलेंगे। हालांकि उसके बाद यू टर्न लिया, फिर ये कहा कि भाई जो भी खर्च उनको यहाँ पर जंग का आ रहा है उसकी भरपाई वो खाड़ी देशों से करेंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि ये जंग किस रुख पर जाती है। लेकिन मौजूदा वक्त में ईरान में लगातार अमेरिका हमले कर रहा है, वहाँ लोगों की जानें जा रही हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो रहा है। तो अमेरिका को भी लगातार ईरान ने इन पूरे देशों में उनके एसेट्स को निशाना बनाकर अमेरिका के लिए भी मुश्किलें खड़ी करके रखी है। मतलब ये कि जो बात बार बार अब्बास अराक्ची की तरफ से या ईरानी संसद के स्पीकर जो हैं बाकर गालिबाफ, उनकी तरफ से कही गई कि कुछ भी अब कॉस्ट फ्री नहीं है। मतलब ये कि अगर आप ईरान पर हमला करेंगे और उसके बाद आप ये सोचें कि ईरान की तरफ से जवाब मिलेगा नहीं, तो ये बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 10वें दिन भी अमेरिका की तरफ से ईरान पर ज़बरदस्त हमले किए गए और ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका के कई बेसिस को निशाना बनाया है। बहरीन में जो एक लेटेस्ट अपडेट अभी 1 घंटे पहले IRB की तरफ से अपने एक्सपोज पर दी गई है, बहरीन में एक अमेज़ॉन का डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर है, उसको टारगेट किया है ईरान ने क्रूज़ मिसाइलों से और यहाँ पर हमला करके इसे तबाह करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। चलिए अब हम अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर, रूस बनाम यूक्रेन का युद्ध। हर उम्मीद दुनिया ये कर रही कि शायद ये युद्ध बहुत जल्द ख़त्म होगा, लेकिन ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आते। सबसे लेटेस्ट अपडेट इस मामले में यह है कि यूक्रेन ने मॉस्को में एक बड़ा हमला किया है और एक बस को टारगेट किया। एक बस इस हमले के जद में आई है, एक ड्रोन के, और इसमें 5 लोगों की जानें गई। 400 ड्रोन दागे गए थे और रूस की तरफ से कहा गया कि इसमें से ज़्यादातर ड्रोन जो हैं वो शहर के बाहरी हिस्से में ही हवा में ही मार गिराए गए हैं, जबकि कुछ ड्रोन ने जो है रिहायशी इलाकों में जाकर के अपने टारगेट्स को हिट किया है। इसमें एक बस को निशाना बनाया गया, उसमें 5 लोगों की जानें गई, जिसमें एक बच्चा और 4 महिलाएं हैं। इसके अलावा तकरीबन 20 से 25 लोग ज़ख्मी हैं गंभीर रूप से। इसके जवाब में रूस की तरफ से भी लगातार रिटेलिएशन हो रहा है। यूक्रेन जो है वो रूस की रिफाइनरीज को भी टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से ऑयल को लेकर के भी एक तरह की मुश्किल हमने रूस में पिछले वक्त में देखी है। पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लंबी कतारें हमने देखी हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये आई है कि यूक्रेन के ओडेसा में 4 भारतीयों की मौत हो गई है। 4 भारतीयों की जानें गई हैं जो एक शिप पर थे। अब ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है कि ये रूस का हमला था, ये यूक्रेन का कोई ड्रोन था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। 4 भारतीयों की जानें गई हैं।
एक गंभीर रूप से जख्मी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घटना की पुष्टि की है और इस हमले की कड़ी निंदा भी की गई है। ये रूस यूक्रेन युद्ध का भारतीय नागरिकों और समुद्री कारोबार पर सीधा असर दिखा रहा है। हम हिंदुस्तान की लगातार इस मामले में कोशिश रही है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो और बातचीत के जरिए इसका कोई रास्ता निकाला जाए। और इस बीच 4 भारतीयों की मौत की खबर हमारे लिए यानी हिंदुस्तान के लिए दुखद खबर है, जिसकी भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से निंदा की गई है। अगली बड़ी खबर हमने गाजा से ली है। गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं और इन ताज़ा हमलों में कई बच्चों समेत कई फ़लस्तीनियों की जानें गई हैं। विस्थापित जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर कैंप में रह रहे हैं और उन कैंपों पर भी हमले हो रहे हैं। जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से बताया गया कि युद्ध विराम के बावजूद अक्टूबर से अब तक 1100 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं और ये तब हो रहा है जब हमास की तरफ से कोई इस तरह का एक्शन, हमास की तरफ से किसी तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है। वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों से जुड़े लोगों के जरिए एक फ़लस्तीनी गांव पर हमला हुआ, आगजनी की खबर सामने आई। एक मस्जिद और घरों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद तनाव बढ़ा। गाज़ा संकट पर अलग अलग देशों का अलग अलग रुख है। अमेरिका और ईरान युद्ध की वजह से भी इस इलाके में तनाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अरब देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एक तरफ अमेरिका के साथ उनके रिश्ते हैं तो दूसरी तरफ ईरान के साथ क्षेत्रीय टकराव भी वो ख़त्म होते हुए देखना चाहते हैं। कुल मिलाकर मध्य पूर्व में गाज़ा, ईरान, लेबनान, हॉर्मुज़ और लाल सागर, रेड सी जो मैंने आपको बताया जहाँ पर बाब एल मंदब है, ये पूरा इलाका जो है कई तरह के संकट से इस वक्त घिरा हुआ है। और कहाँ कहाँ हमले हुए ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। देखिए, गाज़ा में सबरा इलाका है, वहाँ एक मकान पर एयर स्ट्राइक हुई है जिसमें 6 लोगों की जानें गई। इसके अलावा शुजाइया में अल मगाजी है जहाँ पर भी हमला हुआ और यहाँ पर भी कई लोगों की जानें गई हैं। अब इसके अलावा कई और रेसिडेंशियल एरिया में टारगेट किया गया। 20 जुलाई की एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि गाज़ा में इजरायली हमलों में 3 लोगों की मौत हुई है, 22 लोग ज़ख्मी हुए हैं और इसमें कई बच्चों की भी जानें गई, कई महिलाओं की जानें गई हैं। अब देखिए, 21 जुलाई तक जो ताज़ा रिपोर्ट है उसमें हमास की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया है, लेकिन पूरी दुनिया में जो हालात गाज़ा और वेस्ट बैंक में हैं उसको लेकर के पूरी दुनिया में इजराइल की आलोचना जो है पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ी है। फ़लस्तीन को लेकर के रुख जो है वो पहले के मुकाबले नरम हुआ है। फ़लस्तीन को बहुत सारे देशों ने पिछले कुछ वक्त में मान्यता दी है। अब ब्रिटेन ने जो है वो गाज़ा में नागरिकों की स्थिति और मानवीय सहायता को लेकर इजराइल पर दबाव बढ़ाया है। लंदन का रुख अब ये है कि गाज़ा में नागरिकों की सुरक्षा, सहायता की पहुँच को आसान किया जाए और 2 नेशन के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए, ब्रिटेन ये कह रहा है। कनाडा ने गाज़ा में मानवीय स्थिति को लेकर के चिंता जाहिर की है और इजराइल पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने वाले कदम के तौर पर अब फ़लस्तीन को मान्यता देने की दिशा में कनाडा ने भी कदम बढ़ा दिया है। ऑस्ट्रेलिया में सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के अंदर भी इजरायली बस्तियों और वेस्ट बैंक में सेटलर जिस तरह का वायलेंस कर रहे हैं उसको लेकर के लोगों में नाराज़गी है और ऑस्ट्रेलिया ने अपना रुख इस मामले में थोड़ा कड़ा किया है। हालांकि पार्टी का जो मंच है और सरकार की जो औपचारिक विदेश नीति है वो बिल्कुल इक्वल सी नहीं है और इसमें एक फ़र्क सा दिखाई देता है। फ्रांस की तरफ से गाज़ा में युद्ध विराम और मानवीय सहायता में 2 राष्ट्रों में यानी 2 नेशन थ्योरी की बात फ्रांस की तरफ से भी की जा रही है। राष्ट्रपति मैक्रों जो है वहाँ के, उन्होंने भी गाज़ा में बमबारी और विस्थापन को रोकने पर जोर देने की बात की है, लेकिन हालात बदल नहीं रहे। स्पेन ने भी इजराइल में गाज़ा की नीतियों की जो है मुखालफत की है और बड़े आलोचकों में स्पेन रहा है। तत्काल युद्ध विराम, मानवीय सहायता को आसान बनाने और फ़लस्तीन राज्य की स्थापना के समर्थन में स्पेन की तरफ से लगातार आवाज़ उठाई गई है। आयरलैंड की तरफ से भी कुछ इसी तरह की बातें हुई हैं। तुर्की ने इजराइल की गाज़ा में कार्रवाई को लेकर सबसे कड़े राजनीतिक बयानों में से कुछ बयान उसकी तरफ से आए हैं। इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, युद्ध विराम और फ़लस्तीनी अधिकारों की मांग तुर्की की तरफ से की गई है।
इसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका, स्लोवेनिया और यूरोपीय संघ के अंदर से भी फ़लस्तीन को लेकर के आवाज़ें उठ रही हैं। यूरोप में अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि इजराइल के साथ कारोबार, हथियारों और प्रतिबंधों को लेकर के अब बहस तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी भी इजरायली बस्तियों के विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन से मानते हुए उसे रोकने की मांग कर रहे हैं। अब जो हाल के वक्त में इजराइल फ़लस्तीन को जिन देशों ने मान्यता दी है उनके बारे में आपको बता देते हैं। ब्रिटेन ने 2025 में मान्यता दी, कनाडा ने 2025 में इसकी शुरुआत की, ऑस्ट्रेलिया ने भी 2025 में फ़लस्तीन को मान्यता देने का फैसला किया, फ्रांस ने फ़लस्तीन को मान्यता दी है, बेल्जियम ने भी उस दिशा में कदम उठाया है और पुर्तगाल भी यूरोपीय देशों के उस ग्रुप में शामिल है जिसने फ़लस्तीनी राज्य के समर्थन को मजबूत किया। मतलब ये कि इजराइल की कार्रवाई गाज़ा और वेस्ट बैंक में लगातार जारी है, तो वहाँ पर जो मानवीय संकट पैदा हो रहा है उसे लेकर के यूएन जो है वो अपनी चिंताओं को जाहिर कर रहा है। तो दुनिया भर के कई देश, यूरोप के कई देशों समेत दुनिया भर से इजराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ें पहले के मुकाबले तेज़ हुई हैं, लेकिन इजराइल के हमले गाज़ा और वेस्ट बैंक में लगातार जारी हैं। लोगों की मौत का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। मतलब ये कि तमाम विरोध की जो आवाज़ें हैं उनका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। इस वीडियो में हमने 3 खबरें आपके लिए पेश की। ये खबरें आपको कैसी लगी? इसके अलावा आप किस तरह की और खबरें हमारे इस वर्ल्ड बुलेटिन में देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।